क्लास और कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन कर ली थी हमने। ठीक है, मैं लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन रिपीट करूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिल्कुल आज बिल्कुल फ्रेश निकल के आए, सो दैट पता चले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या होता है। ठीक है, तो मेरा नाम है रमन, वेलकम टू एंजल स्टडी सर्कल। मैं थोड़ा सा रेपिटेशन दे रहा हूं अपने पिछले सेशन का। ठीक है, तो हमने पिछले सेशन के बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें हमने बात कैसे की थी, हमने डिस्क्रिमिनेंट के साथ बात की थी। अब डिस्क्रिमिनेंट आपको जूनियर क्लासेस का याद होगा, 10th क्लास का। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, b² - 4ac। कहां से निकाला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाला। ठीक है, तब वहां पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की लेस देन 0 वाली जो इक्वेशन निकल के आती थी, हम उसके लिए कभी सॉल्व नहीं करते थे। ठीक है, हमारे पास इसका क्या निकल के आता था, नो सॉल्यूशन निकल के आता था। अब ये नो सॉल्यूशन कब निकल के आता था, ये नो सॉल्यूशन निकल के आता था रियल नंबर्स के बीच में। मैंने अपने पिछले लेक्चर के बीच में आपको सारा बताया था, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल नंबर, वो सारी बातें की थी हमने। मैं लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बातें रिपीट कर रहा हूं। तो रियल नंबर्स के बीच में इसका क्या निकल के आता था, सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन निकल के आता था। अब इस चीज का अगर सॉल्यूशन निकालना, अब इसका सॉल्यूशन नो क्यों निकल के आता था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। रीजन उसका सॉल्यूशन नो इसलिए निकल के आता था जब हम डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव लिखते थे। ठीक है, अगर डी यहां पर नेगेटिव होता था तो इट मींस अंडररूट क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। अंडररूट क्या निकल के आने वाला, मेरा नेगेटिव निकल के आना। और अगर जूनियर क्लासेस की बात करें तो नेगेटिव वैल्यू का अंडररूट, स्क्वायर रूट हमें नहीं निकालना आता। ठीक है, इन शॉर्ट रियल नंबर्स अपनी दुनिया में काफी खुश थे, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम किसने देनी शुरू कर दी, नेगेटिव वैल्यूज के अंडररूट ने प्रॉब्लम देनी शुरू कर दी। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यूज का अंडररूट का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स को निकालना नहीं आता था। रियल नंबर्स के लिए इस चीज की मुसीबत निकल के आती थी। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यूज के अंडररूट्स के लिए हमने एक नया नंबर डेवलप किया, दैट वाज कॉम्प्लेक्स नंबर। उन्हें क्या बोलना शुरू कर दिया हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलना शुरू। ठीक है, हमने ये सारा इंट्रोडक्शन के बीच में बात कर दी थी, हमने सारी ये इंट्रोडक्शन के बीच में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इस चीज को रखना, याद कैसे रखना है, तो वो मैंने आपको कैसे याद करवाना। ठीक है, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर निकल के आया। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के बीच में मेरे पास क्या निकल के आ गया, होल नंबर्स। ये होल नंबर्स निकल गया। ठीक है, होल नंबर्स को थोड़ा सा और बड़ा दायरा किया तो क्या निकल के आया, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को थोड़ा सा और बड़ा किया तो मेरे पास क्या निकल गया, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को थोड़ा सा और बड़ा किया। ठीक है, अब यहां पर निकल के आता है रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन रियल नंबर्स के बीच में एक्स्ट्रा क्या चीज निकल के आ जाती है, एक्स्ट्रा चीज निकल के आती है इरैशनल नंबर्स। मतलब ये सर्कल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इरैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इरैशनल और रैशनल नंबर्स एक जैसे नहीं होते। यहां पर इंटीजर, नेचुरल नंबर्स को इंटीजर बोल सकता हूं, होल नंबर्स को नेचुरल नंबर बोल सकता हूं, रैशनल नंबर्स को इंटीजर्स बोल सकता हूं, रैशनल नंबर्स को होल नंबर्स भी बोल सकता हूं, नेचुरल नंबर्स भी बोल सकता हूं, लेकिन इंटीजर्स को रैशनल, इरैशनल, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकता। टुगेदर ये सारी चीज मुझे क्या देती है, रियल नंबर्स देती है। टुगेदर ये सारी चीज मुझे क्या देती है, रियल नंबर्स देती है। ठीक है, तो ये सारी चीज के बीच में मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ गया, एक नया नंबर निकल के आ गया, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। उसे क्या नाम दे दिया हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोल सकता हूं। सारे के सारे रियल नंबर्स को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोल सकता हूं। सारे के सारे रैशनल नंबर्स को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकल के आ रहा है, एक यूनिवर्सल सेट निकल के आ रहा है। क्या क्या निकल के आ रहा है, यूनिवर्सल सेट निकल के आ रहा है। ठीक है जी, बड़ा सेट निकल के आ रहा है। तो यहां से हमने क्या डेवलप किया था, यहां से हमने डेवलप किया था
अगर आपके पास -1 निकल के आ रहा है तो हमने उसके लिए क्या नाम रखा था? आयोटा। हमने उसके लिए क्या नाम रखा था? आयोटा। दैट वाज द कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्हें क्या नाम देना शुरू कर दिया था? कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देना शुरू कर दिया था। मींस ये क्या था मेरा? ये क्या था मेरा? इमेजिनरी नंबर। ये हमने सारा डिस्कस किया। ये मेरा क्या निकल के आ रहा था? आयोटा निकल के आ रहा था। दैट वाज द इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मैं थोड़ा तेज इसलिए हूं, इंट्रोडक्शन के बीच में ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे मैं नई चीज के ऊपर आऊंगा मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, अब ये हमने फाइंड कैसे किया था? ये सारा फाइंड किया था इस इक्वेशन से। x² + 1 अगर इक्वल टू 0 है तो x² = -1, x = √-1 प्लस माइनस √1। तो यहां से √-1 को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया, एक नोटेशन दे दिया हमने आयोटा बोल के। तो ये प्लस माइनस क्या निकल के आ रहा है? आयोटा निकल के आ रहा है, आई। सो √-1 को हमने क्या नाम दे दिया? आयोटा का नाम दे दिया। तो हमने इसके बीच में, इंट्रोडक्शन के बीच में हमने इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। ठीक है, कि -1 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये आयोटा स्क्वायर आता है। यहां से आयोटा स्क्वायर क्या होता था? -1। हर इसी तरह से आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को कैसे लिख सकते थे? आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, दैट इज -1 इनटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। तो यहां से क्या निकल के आया? आयोटा रेज़ टू पावर 4। आयोटा रेज़ टू पावर 4 को कैसे लिख सकते थे? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इनटू -1, दैट इज 1। तो ये मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज निकल के आ रही थी। We were having the 4 properties। ये सारा डिस्कस किया था। आज नए की तरफ जा रहे हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले सेशन के बीच में एक नई चीज और बताई थी कि एवरी टाइम जब भी हायर पावर्स निकल के आएंगी तो उसे 4 का मल्टीपल बना के चलना, 4 के साथ डिवाइड करके चलना, तो हमारे लिए इजी हो जाता था। अगर 4 के टेबल के साथ चलता हूं तो मेरे लिए वो इजी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आयोटा रेज़ टू पावर अगर 39 आ गया तो उसे लिख सकता हूं आयोटा 4 रेज़ टू पावर 9 इंटू आयोटा क्यूब। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। आयोटा क्यूब आपने पीछे पढ़ा, ये रहा। आयोटा क्यूब किसके इक्वल निकल के आ रहा है? माइनस आयोटा के इक्वल निकल के आ रहा है। ये सारा हमने पढ़ा था लास्ट सेशन के बीच में, मैंने कुछ नया नहीं बताया अभी तक। ये सारा हमने 1 घंटे का सेशन था, उसके अंदर सारा पढ़ा था हमने। अब ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल फ्रेश आए हैं, मेरे पास आज ही निकल के आए हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दी, सो दैट उन्हें आज का सेशन समझ में आए। ठीक है जी। अरे यार, बड़ी मुसीबत डाली हुई थी आयोटा ने। आयोटा खतरनाक चीज है। खैर इजी है चैप्टर। ठीक है, आगे चलकर आयोटा हमें बहुत कुछ बताता है रियल नंबर्स के बारे में, काफी कुछ देगा। ठीक है, अब थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं आयोटा की। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो √AB, इसे कैसे लिख सकते थे? A √* *B। √AB को आप कैसे लिख सकते थे? जूनियर क्लासेस का कंसेप्ट लेके आ रहा हूं, यहां से बिल्कुल नया शुरू हो रहा है, फ्रेश आज का सेशन। ये आज का सेशन बिल्कुल नया शुरू हो रहा है यहां से। इससे पहले जो भी डिस्कस किया वो सारा पिछले सेशन में था, आप YouTube के ऊपर जाके लिंक देख के डाल के देख सकते हैं वो सारा। ठीक है, अब अगर आपको याद हो कि जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा था √AB इज इक्वल टू √A इंटू √B। ठीक है, अब हमें चेक करना है इज दिस रूल इज वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो। ठीक है, हमने ये सारा पढ़ा था, किसके बीच में पढ़ा था? ये रियल नंबर्स के बीच में पढ़ा हुआ है। 10th तक जो भी पढ़ के आए हैं वो सारा का सारा रियल नंबर्स। तो आई वांट टू चेक whether this law is valid for complex numbers or not। ठीक है, अब उसके लिए चेक करना शुरू करते हैं, एग्जांपल्स के साथ चेक करना शुरू करते हैं।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चलना शुरू करता हूँ, नोट करते हैं ना साथ के साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप, यहाँ पर अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट की डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, कंसेप्ट की डेवलपमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर कंपटीशन को भी टच करना, तो ये कंसेप्ट बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ये सारी डेवलपमेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल उठा ली, फॉर एग्जांपल हम यहां पर √6 लेते हैं, √6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 × √3, इस तरह से लिख सकता हूं √6 को। तो √6 तो जो रियल नंबर्स के बीच में था, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली निकल के आ गया, ठीक है। तो ये मेरा पहला पार्ट निकल के आ गया, ए पार्ट बना लेता हूं, इस तरह से लेते एग्जांपल के साथ चल रहा है, ये मेरा ए पार्ट निकल के आ गया एक तरह से, ठीक है, ए पार्ट निकल के आ गया, ठीक है जी। अब मेरा बी पार्ट के ऊपर जाता हूं, बी पार्ट के बीच में मैंने क्या किया, ए को -2 ले लिया, बी को 3 ले लिया। अब मैं चेक करना चाहता हूं इज दिस वैलिड फॉर दिस नंबर्स आल्सो और नॉट। तो मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैंने उठा ली राइट हैंड साइड, मैंने राइट हैंड, चलो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ रहा है -2 × 3, इसके बीच में वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा √6, ठीक है। और आपको मैंने अभी सिखाया इसे कैसे लिख सकते हैं, -1 × 6, तो ये क्या निकल गया है, आयोटा √6 निकल गया, √-1 अभी मैंने बताया क्या निकल के आता है, √-1 निकल के आता है आयोटा, तो ये मेरा निकल के आएगा √6। अगर हम समझ में आई ये बात यहां तक, जी सर आ गई, चलो वेरी गुड, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जब मैंने वैल्यू पुट की तो इस तरह से निकल के आता है, राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये आएगा √-2 × √3, तो ये तो हो जाएगा आयोटा √2, ये √3, ठीक है, तो यहां पे लिख सकता है आयोटा 2 √3 = √6 निकल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड निकल के आ रही है, एंड दिस इज ट्रू फॉर दिस वन, इसके लिए भी क्या निकल के आ रहा है, ट्रू निकल के आ रहा है। तो यहां पर ए पार्ट में भी ये ट्रू निकल के आ रहा है, बी पार्ट में भी ये ट्रू निकल के आ रहा है, ठीक है, ए पार्ट में भी ट्रू निकल के आ रहा है, बी पार्ट में भी ये ट्रू निकल के आ रहा है, जिसमें कोई एक नंबर हमने नेगेटिव उठा लिया, एक नंबर हमने क्या लिया था, नेगेटिव उठा लिया, ठीक है। अब अगले में सेम सी पार्ट में ए मैंने 2 ले लिया, बी मैंने क्या ले लिया, -3 ले लिया, तो क्या निकल के आएगा, यस सी निकल के आएगा, बिल्कुल मैच करेगा इसके साथ, दोबारा मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बी पार्ट जैसे सॉल्व किया वैसे ही करना, ठीक है। फर्क क्या निकल के आएगा, दिस टाइम -2 के साथ माइनस का साइन नहीं होगा, 3 के साथ माइनस का साइन होगा, ऑब्वियस है, आंसर क्या निकल के आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या निकल के आएगी, आयोटा √6 से निकल के आएगी, राइट हैंड साइड भी क्या निकल के आएगी, आयोटा √6 से निकल के आएगी। सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो डी पोर्शन में जाते हैं, एक डी पार्ट में जाते हैं, जब ए भी मेरे पास -2 है, बी भी मेरे पास -3, दोनों के दोनों मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल गया, दोनों के दोनों ही मेरे पास नेगेटिव नंबर्स कह लो, आगे चल के कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ठीक है, चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड थी √a की, तो मतलब √-2 × -3, बेटा जी ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन गए, तो ये निकल के आ रही है √6, ये निकल के आ रहा है √6। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो ये निकल के आएगा -2 √-3, तो ये आयोटा √2 बन गया, ये आयोटा √3 बन गया, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर
√2 इंटू √3 आयोटा स्केयर। अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, पीछे हमने किया, आयोटा स्केयर क्या निकल के आ रहा था? आयोटा स्केयर हमारा था -1 के इक्वल। आयोटा स्केयर क्या निकल के आ रहा था? -1 के इक्वल निकल के आ रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर 8 इसमें वैल्यू पुट कर दी, -1, और इसे सॉल्व किया तो इन शॉर्ट ये -6 निकल गया। इट मींस मेरा डी पोर्शन ऐसा निकल के आ रहा है जिसमें मेरा आंसर क्या निकल के आएगा? नो निकल के आएगा। मेरा आंसर क्या निकल के आएगा? नो निकल के आएगा। तो मतलब अगर दोनों के दोनों नंबर्स मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो मेरा वो वाला रिजल्ट √AB इज इक्वल टू √A इंटू √B वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। याद रख लो इस बात को। अगर दोनों नंबर्स मेरे नेगेटिव निकल के आएंगे तो ये वाला रिजल्ट मेरा वैलिड नहीं आएगा। ये कॉम्पिटिशंस के लिए आपको याद रखनी है बात को। एनसीईआरटी में इसके बारे में बात नहीं की होगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, तो इसे नोट कैसे करेंगे? आप इसे अपनी कॉपी में नोट करके लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट फॉर एनी 2 रियल नंबर्स। इसके नीचे जो आपने ये लिखा ना, लास्ट रिजल्ट लिखा, उसके नीचे नोट डाल के लिखो इस बात को। कैसे लिखना है वो लिख लो, फॉर एनी 2 रियल नंबर्स √A इंटू √B is equal to √AB is true only when at least one of A and B is either positive और 0। ठीक है ना, एटलीस्ट की बात निकल के आ ही रही है। आप पीछे चेक करो, अब चेक करो, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव, एटलीस्ट 1 बोल दिया ना। यहां पर दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, यस आ रहा है। एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, यस आ रहा है। यहां पर भी यस निकल के आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, यस। पर जब दोनों के दोनों ही नेगेटिव निकल के आगे तब रिजल्ट वैलिड नहीं है। तो इस तरह से याद रखो इसका। ठीक है, तो नीचे ही लिख लो, इसके साथ में ही है, नॉट वैलिड इफ A and B both are negative, if A and B both are negative। तो इस तरह से याद रख लो, ऊपर उसका प्रूफ होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब आप कॉपी खोल के देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं आएगी। ठीक लिया, समझे आगे? ठीक है, चलो जी, अब आपसे बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, फिलहाल जब चैप्टर का नाम सामने आता है ना, चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बड़े बड़े एक बार सोच के ये सोचते हैं पता नहीं यार अब क्या होगा, नाम ही ऐसा है कॉम्प्लेक्स, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं निकल के आएगा समझ में। ठीक है, तो बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है उसके बीच में। ठीक है, फिलहाल जितना अभी तक हमने किया उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है? नाम के साथ मत जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? बोल दिया करो, रिप्लाई कर दिया करो यस नो। भाविक, यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। चलो चलो, सभी को मैं नहीं पूछ रहा, अगर प्रॉब्लम होती है तो किसी ने पूछी बता ही देना था। तो सभी को यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, अब थोड़ा सा आगे और क्वेश्चंस के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या निकल सकता है, यहां पर मैं क्वेश्चन एक लिख करता हूं आपके लिए। मेरे पास क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई √-25 इंटू √-4/25। 30 सेकंड का टाइम लीजिए, करिए सॉल्व। कैसे करेंगे?
फिर आज में आंसर मैच करिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो इस तरह से निकल के आएगा, देखिएगा 5 आयोटा इंटू 2/5 आयोटा। ठीक है, यहां से 5 की 5 के साथ कटिंग 2 आयोटा स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू -1, दैट इज -2। ये मेरा आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन करिए, सिंप्लीफाई, ये भी सिंप्लीफाई है। तो क्या निकल गया है, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना है आपको, 2 प्रूफ। ठीक है, इसी तरह से 2 प्रूफ करिए एक और, आयोटा 5 आयोटा 5 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 8। ठीक है, सॉल्व करना है इसे। ये 2 क्वेश्चंस है आपके पास, सॉल्व करके मुझे बताइए क्या क्या रिप्लाई आ रहा है इनका। पहले में तो 2 प्रूफ ही करना है, साथ में ही है राइट हैंड साइड। सेकंड में देखिए क्या आंसर आ रहा है, होता है सॉल्व के नहीं। होता सॉल्व, चलिए मैच करिएगा। मैं पहले की लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं, फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने, ये फर्स्ट क्वेश्चन की। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, तो इसे सॉल्व किया। 1 प्लस आयोटा को तो कर नहीं सकते, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये कटिंग हो रही है आपस में, 1 की -1 के साथ, आयोटा की माइनस आयोटा के साथ। तो आंसर क्या निकल के आया, 0, दैट इज राइट आंसर। आंसर क्या निकल के आ रहा है, 0, दैट इज राइट आंसर। ठीक है, अब ये मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आयोटा रेज़्ड टू पावर 5। तो मैंने क्या बोला था, एवरी टाइम जो भी आयोटा की पावर निकल के आ रही है उसे 4 के टेबल के साथ डिवाइड करते हुए सॉल्व करिए। ठीक है, तो 5 को कैसे तोड़ सकता हूं, 4 आयोटा 4 इंटू आयोटा, इसे भी आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। बेस सेम है, पावर्स क्या होती हैं, ऐड मल्टीप्लाई में। तो ये मैं डॉट का साइन डालता हूं, पैर में डॉट का साइन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, या मल्टीप्लाई का साइन ही डाल देते हैं, कंफ्यूजन कर। यहां पर भी आयोटा 4 इंटू आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 इंटू 2 एवरी टाइम, क्योंकि आयोटा 4 हमने पढ़ा, आयोटा 4 क्या था, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 था, मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्या निकल के आया, यहां पर क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए, 1 इंटू आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू आयोटा क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो क्या निकल के आया, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ये चीज निकल के आया। अरे यार, ये चीज तो इसके साथ मैच कर रही है, अरे ये क्या होगा, ये तो इसके साथ मैच कर रही है, इसके साथ मैच कर रही है ना, तो मतलब ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन था, और मुझे ये पहले से ही मालूम था। क्वेश्चन को चेक करिए, दोनों क्वेश्चंस को, वहां पर आंसर अगर 0 निकल के आ रहा है तो यहां पर भी आंसर मतलब इसका क्या निकल के आएगा, 0। तो यहां से मेरा एक कंपटीशन के लिए रिजल्ट याद रख लीजिए, लिख लो आप नोट करके, इसके क्वेश्चंस के नीचे लिख लो, क्या लिखोगे, ठीक है, नोट करके। यहां से कंक्लूजन निकाला हमने, ये 2 क्वेश्चन से, इसका कंक्लूजन उसे याद रख लो, सो दैट पेपर में मेरा टाइम ना वेस्ट हो जब मैं कंपटीशन के एग्जाम्स में बैठा हूं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है मेरा, कंक्लूजन ये है, सम ऑफ any 4 consecutive integral power of iota
ठीक है, उसका क्या आंसर निकल के आएगा, एवरी टाइम 0 ही निकल के आएगा। जब भी सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर की बात करेंगे तो उनका आंसर क्या निकल के आएगा, एवरी टाइम क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या होगा, 0। ठीक है, और ये क्वेश्चंस मेरी यही इसी बात को साबित करते हैं। ठीक है, यहां पर 1 की जगह आ गया आयोटा रेज़्ड पावर 0, आयोटा रेज़्ड पावर 1, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, आंसर क्या आ रहा है, 0। तो ये हमने प्रूव करके दिखाया। यहां पर आयोटा रेज़्ड पावर 5, आयोटा रेज़्ड पावर 6, आयोटा रेज़्ड पावर 7, आयोटा रेज़्ड पावर 8, फिर से कंसेक्यूटिव पावर्स आ रही हैं और 4 पावर्स ही आ रही हैं। ठीक है, हमने कंक्लूजन क्या दिया, एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, एनी सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, इसी तरह से एक बात याद रखिएगा, और यहां पर अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू, उसका आंसर क्या निकल के आएगा, एवरी टाइम 1। वो मैंने अभी करवाया नहीं, अब करके देख लीजिएगा जाए। ठीक है, अब करके अभी करके देख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब। अब इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दिस रूल -1 आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल उसका आंसर क्या निकल के आना चाहिए, -1। करके देख लेते हैं। सारी पावर्स ऐड की तो क्या आ रहा है, आयोटा रेज़्ड टू पावर 1 6 निकल के आ रहा है। इसे सॉल्व किया तो 1 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर होता -1, आंसर क्या निकलेगा, -1। तो मेरे पास ये दो रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं कॉम्पिटिशन्स के। आपको ये 2 रिजल्ट्स याद रखने हैं कॉम्पिटिशन में। जैसे ही आप ऐसा कुछ देखोगे सीधा मतलब कॉम्पिटिशन में हमें टाइम बचाना है कैलकुलेशंस का, और कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट की डेवलपमेंट बहुत चाहिए, नो डाउट, लेकिन कुछ बातें याद रखने वाली होती है कॉम्पिटिशन में। तो ये सारा मेरा आयोटा के साथ ही डील कर रहे थे हम अभी तक, आयोटा के साथ ही बातें चल रही थी हमारी अभी तक सारी की सारी। ठीक है, आगे निकल के आता है मेरी नई चीज, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आपको 10th क्लास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर जो एक्स वाई वाली बातें निकल के आ रही थी, ठीक है, उन्हें बोलते थे कार्टेशियन फॉर्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बीच में जो एक्स और वाई के आपस में रिलेशन निकल के आते हैं उन्हें बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, जो एक्स और वाई हमारे पास एक्सिस निकल के आ रहे हैं, जो उनके बीच में आपस में, फॉर एग्जांपल जब आप ax प्लस by प्लस c की बात करते हैं तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब आप इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच में प्लॉट करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन में जब आप प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। अब स्ट्रेट लाइन की कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यही पढ़नी है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म का मतलब समझा दिया। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये होता है जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बीच में एक्स वाई, अगर z एक्सिस आ गया तो एक्स वाई z एक्सिस भी, तो उसमें ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, पर फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 ही को निकल के आएंगे, एक्स वाई प्लेन ही निकल जाता है। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं।
इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल के सकते, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोल के चलते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा इसके बीच में जो गलती क्या करता है बच्चा, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, बड़ा ध्यान से। ठीक है, अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज बहुत होता है। ठीक है, रीजन बीइंग कंफ्यूज क्या होता है, वो कहता है यार इसके साथ आयोटा आ रहा है, बी के साथ आयोटा निकल के आ रहा है, तो बी रियल नंबर नहीं होगा, बी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। वो ये बोलना शुरू करता है। ठीक है, नहीं, बी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर नहीं है, बी इज द रियल नंबर। लेकिन आयोटा यहां पर ये बताने की, आयोटा का साइन ये बता रहा है कि बी इमेजिनरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, जब आप आयोटा √2 लिखते हैं, ठीक है, तो आयोटा का सिंबल, ये आयोटा का सिंबल मुझे बताता है कि ये इमेजिनरी नंबर है। पर अगर आयोटा ना हो तो तब तो √2 क्या होता है, रियल नंबर ही होता है ना। तब तो √2 को क्या लिखेंगे, रियल नंबर ही लिखेंगे। आयोटा, ठीक है, अगर √2 के साथ आयोटा लगेगा तब मैं इसे पूरे नंबर को बोलूंगा इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट बोलूंगा। ठीक है, बट बी होता क्या है, रियल नंबर ही होता है। आयोटा का साइन अगर बी के साथ निकल के आएगा तब आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर बोलना शुरू करोगे। तो कंफ्यूज नहीं होना इस बात को लेकर। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे एक्सप्रेस कैसे करते हो। ठीक है, मुझे कैसे पता चलता है कि दोनों के दोनों नंबर तो रियल नंबर्स हैं, तो मुझे कैसे पता चलता है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो वो बताता मुझे आयोटा का साइन। वो कौन बता रहा है, आयोटा का साइन बता रहा है। ठीक है, तो रियल पार्ट, अगर इसमें बात की जाए रियल पार्ट की, तो रियल पार्ट ऑफ z कैसे लिखते हैं हम, REZ, दैट इज A। इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, REZ इज इक्वल टू A। इसी तरह से अगर आप इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसे कैसे लिखते हैं, IMG, ब्रैकेट में डाल के लिखिए Z, दैट इज B, ये इमेजिनरी पार्ट। सो आयोटा का सिंबल मुझे इमेजिनरी पार्ट के बारे में बता रहा है। यहां पे जिसके साथ आयोटा निकल के आएगा वो मेरा इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, और आयोटा इमेजिनरी पार्ट जो भी निकल के आ रहा है वो एवरी टाइम किसी ना किसी रियल नंबर के साथ ही निकल के आ रहा है। मतलब अगर आप आयोटा को छोड़ के नंबर को देखोगे तो वो रियल नंबर है, पर अगर उसके साथ आयोटा को देख के चलोगे तो उसे क्या नाम दे दोगे, इमेजिनरी पार्ट का नाम दोगे, इमेजिनरी पार्ट का नाम दोगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या निकल के आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास निकल के आ रही है A प्लस आयोटा B, A प्लस आयोटा B, where iota is the only symbol which tells the number is imaginary। ठीक है, आयोटा इज ए सिंबल जो हमें बताता है कि जो नंबर निकल के आ रहा है वो मेरा इमेजिनरी नंबर निकल के आ रहा है, जो नंबर मेरा निकल के आ रहा है दैट इज द इमेजिनरी नंबर। ठीक है, प्लीज इसे नोट कर लो, हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां तक कर लिया होगा सभी ने नोट, समझ में भी आ गया होगा। सभी को ऐड कर लें एक बार। चलिए यहां से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं।
यहाँ पर एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर यहां तक देख लिया आपने, यहां तक लिख लिया सारा, तो मैं एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं ये एग्जांपल लेके चलूं कि ए की जगह लिखते हैं 3, ठीक है। तो 3 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बताओ, बोल के बताओ कोई जना। अगर 3 को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सर 3 प्लस इंटू आई। 3 प्लस, वेरी गुड, 3 प्लस आयोटा 0 या 0 इंटू आई। ठीक है, 3 प्लस 0 इंटू आई। ठीक है, अगर मेरे पास ये निकल के आ रहा है 3 माइनस आयोटा 3, तो स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आएगी 3 प्लस आयोटा इंटू -3, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आएगा। सो एवरी टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या निकल के आ रही है? a प्लस आयोटा b निकल के आ रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या निकल के आ रही है? a प्लस आयोटा b। और अगर यहां पर मेरे को रियल पार्ट बताना है, a इज 3, तो b क्या निकल के आएगा? -3 निकल के आएगा। a 3 निकल के आएगा और b क्या निकल के आएगा? -3 निकल के आएगा इसके बीच में। तो अभी बिल्कुल इंट्रोडक्शन है कार्टेशियन फॉर्म की, इनिशियल फेजेस में है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, और अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में निकल के आ गया ये इस तरह से, तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर में आयोटा का साइन नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, जैसे याद रखा जा सकता वैसे याद रखिए। ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करके चलना काम अपना। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे वैसे ही करेंगे जैसे जूनियर क्लासेस में आप रेशनलाइज करते थे। ध्यान से सीख लो इस बातों को। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 माइनस आयोटा 3 नीचे 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 9, तो कुल मिला के क्या आया? 3 माइनस आयोटा 3, आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आने वाली है 18 1/6 प्लस माइनस आयोटा 1/6, 1/6 प्लस आयोटा माइनस 1/6। तो यहाँ पर a मेरा निकल के आएगा 1/6, b निकल के आएगा मेरा -1/6। so this is the my answer in the standard form। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म के बीच में आंसर निकलेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आ गया। सो रिमेंबर वन थिंग, in order to solve the complex number every time we need a standard form। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ही आगे बढ़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बगैर अगर आप मूव करेंगे तो आपका आंसर ही नहीं निकल के आएगा, आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल के आएंगी क्वेश्चंस के बीच में। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, आपको धीरे धीरे स्टैंडर्ड फॉर्म की इंपॉर्टेंस समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, क्या हुआ? बैक कर दे। ये लिखो, ये वाला। चलिए लिखिए, बराबर लिख लो। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है, अगर फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा क्या निकल गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास ये निकल के आ रहा है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द रियल थीटा
such that 3 plus 2 iota sin theta upon 1 minus 2 iota sin theta is purely real. ये नियर रियल निकल गया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। अब स्टेटमेंट को करने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से, ठीक है। चलो आपसे ही पूछते हैं, तो हनी इसके बीच में अगर उसने बोल दिया प्योरली रियल, तो उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? रियलिटी। रियल का मतलब क्या निकल के आएगा हनी जी? यार अगे शायद नहीं मिलता यार प्योर रियल। हनी स्पेशल पूछ रहा हूं, तू तो रियल होना चाहिए ना। अगर तूने इसका रिप्लाई ना दिया ना हनी, तो उसका मतलब यही निकल के आएगा शायद मेरा रियल नहीं है। हाँ तू तो रियल है। तो कैसे निकल के आएगा? इजी है, थोड़ा सोचो बस। मनमीन, इसका बेटा क्या रिप्लाई करोगे? फाइंड दी रियल थीटा। मुझे थीटा की वैल्यू मैं निकाल दूंगा आपके लिए। मुझे इसका मीनिंग बता दो सच दैट जो भी आपको दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। नहीं, किसी के दिमाग में कुछ नहीं आता प्योरली रियल के साथ? नहीं, थोड़ा सिंपल आ जाए, कॉम्प्लेक्स पार्ट तो अलावा कॉम्प्लेक्स ना रहे, बिल्कुल सिंपल। मतलब चलो ठीक है। अगर पहले चैप्टर कितना है कितना? नहीं सर, स्कूल वाले को व्हाट्सएप पे असाइनमेंट्स भेज ओके ओके ओके, चलो आओ समझते हैं। बेटा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बात की जाए, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से निकल के आ रहा है और मैं बोल रहा हूं प्योरली रियल, तो इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि बी क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जीरो। पहले प्योरली रियल के मीनिंग को समझो। प्योरली रियल का मीनिंग का मतलब निकल के आ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। इमेजिनरी पार्ट इज रियल यार। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैं इमेजिनरी पार्ट को किसके इक्वल रख दूंगा? जीरो के इक्वल रख दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन बोल रही है इज प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब ये निकल के आ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। प्योरली रियल का मतलब ये निकल के आ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। ठीक है जी। तो मैं अगले पेज के ऊपर इसे रेशनलाइज करने लगा हूं। सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, तो मैं इसे रेशनलाइज करने लगा हूं। यह आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल निकल के आती है, ठीक है। तो रेशनलाइज करके मेरे पास इस तरह से निकल के आएगा कुछ। मैंने पहले ही बोला आपको, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो रेशनलाइज करिए। तो ये निकल के आया सबसे पहले। ये चीज, ठीक है। तो यहां से मेरे पास सारा सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये इस तरह से निकल के आया। दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। थोड़ा सा खुद अपना दिमाग लगा के इसे सॉल्व करके देखिएगा। खुद अपना दिमाग लगा के इसे सॉल्व करके देखिए। कुछ नहीं किया, इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट, ठीक है, इकट्ठे इकट्ठे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, चेक कर लो।
ठीक है, तो सारा सॉल्व करके जब आप देखोगे इसे, सारा सॉल्व करके जब आप इसे देखोगे तो आपके पास ये निकल के आता होगा, ये रियल पार्ट निकल के आ रहा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट निकल गया, दैट इज इमेजिनरी पार्ट निकल गया। ये सारा निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लिख लो। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ये जिसके साथ आयोटा होता है, दैट पार्ट इज इमेजिनरी। जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है वो क्या निकल के आना चाहिए? 0। ठीक है, सिंस या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो यहां से 8 sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब थीटा 0 कब होता है? याद रखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री की थी n पाई, मतलब पाई का मल्टीपल जो वो, ये सारा ट्रिग्नोमेट्री में से किया है। सो दिस इज माय आंसर। उसने थीटा की वैल्यू पूछी हुई है कि कब ये हमारा 0 निकल के आएगा, और सॉरी रियल पार्ट निकल के आएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड। आज के सेशन के अंदर हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो पेंडिंग रहती थी हमारी आयोटा की, उसके बारे में बात की, एंड हमने नया शुरू किया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हमने अभी 2-4 क्वेश्चन किए हैं, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।